हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के अंतर्गत इटली का एकीकरण। जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसी के अंतर्गत एक टॉपिक आता है इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है नेपोलियन बोनापार्ट का आता है। नेपोलियन बोनापार्ट से पहले इटली पर जो है ऑस्ट्रिया का आधिपत्य स्थापित था। उसके आधिपत्य को कम करने के लिए, हटाने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट ने वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया, जिससे कि लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई और वहाँ पर एकीकरण का अभियान शुरू हुआ। तो इटली का एकीकरण 19वीं शताब्दी की महान राजनीतिक परिघटनाओं में गिनी जाती है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में इटली एक प्रतिष्ठित राष्ट्र के रूप में नहीं, बल्कि सांस्कृतिक एकता की धरोहर के रूप में विख्यात था। तो 19वीं शताब्दी जब स्टार्ट हुआ सन 1800 के बाद, माना जाता है कि वियना जब कांग्रेस हुआ था सन 1815, उसके बाद जो है इटली का एकीकरण होना शुरू हुआ। तो उस समय तक इटली कोई राष्ट्र नहीं था। इटली केवल एक लोग कैथोलिक धर्म के मानने वाले के रूप में, एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जो है मानते थे। इटली के एकीकरण को इटावली भाषा में इल रिसोरजिमेंतो कहा जाता है। यानी इटली का जो एकीकरण है, इटली के भाषा में इसको इल रिसोरजिमेंतो कहते हैं। 19वीं सदी में इटली में एक राजनीतिक और सामाजिक अभियान की शुरुआत हुई, जिसने इटली राज्य के विभिन्न प्रायद्वीपों को संगठित करके एक इटालवी राष्ट्र बना दिया। इसे इटली का एकीकरण कहा जाता है। तो इटली के एकीकरण से पहले इटली जो है 13 जो है अलग अलग ग्रुपों में बटा हुआ था, जिसमें हर एक क्षेत्र में एक अलग राजा हुआ करता था। या कहीं पर फ्रांस का आधिपत्य था तो कहीं ऑस्ट्रिया का था। तो इस प्रकार इटली जो है 13 भागों में विभाजित था। इन तीनों प्रायद्वीपों को मिला करके इटली को बनाया गया। तो इटली के उत्तर में जो है आल्प्स की पहाड़ियाँ थीं और दक्षिण में जो है 3 तरफ से यह समुद्र से घिरा हुआ भाग है। तो इटली का एकीकरण सन 1815 ईस्वी में इटली पर नेपोलियन बोनापार्ट के राज्य के अंत होने वाले वियना कांग्रेस के साथ आरंभ होता है और सन 1870 में राजा विक्टर एमेनुअल की सेवाओं द्वारा रोम पर कब्जा तक चलता है। तो माना जाता है कि जो इटली का एकीकरण है वह कुछ समय की बात नहीं है। सन 1815 ईस्वी जब वियना कांग्रेस हुआ था, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट को जो है निष्कासित करके उसे जो है एल्बा द्वीप पर भेजा गया। फिर बाद में जो है सेंट ऑगस्टाइन द्वीप पर भेजा गया, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई थी। तब से यह जो है क्रांति स्टार्ट हुई और यह 1870 तक चलती रही। और लास्ट में जो है एमेनुअल, जो विक्टर एमेनुअल हैं, इन्होंने लास्ट में रोम पर कब्जा किया और रोम को अपनी राजधानी बनाया। तब तक ये अभियान चलता रहा। इसे ही इटली के एकीकरण का महत्वपूर्ण घटनाओं के रूप में देखते हैं। एकीकरण से पूर्व इटली की स्थिति क्या थी? तो इटली की स्थिति के रूप में ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख इटली को एक भौगोलिक अभिव्यक्ति कहा करता था। तो ऑस्ट्रिया का एक चांसलर है जिसका नाम मेटरनिख है। ये बहुत ही प्रतिभावान और एक निरंकुश जो है चांसलर था। इसका मानना था कि जो यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट के समय में जो भी परिवर्तन हुए हैं, उसको पुनः जो है जागृत किया जाए, एक बार फिर से निरंकुश शासन की उत्पत्ति की जाए। तो 19वीं शताब्दी में इटली का कोई देश नहीं था। यानी कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत में कहा जाए तो इटली कोई देश नहीं था। उस समय इटली 13 छोटे छोटे एक तंत्रात्मक लघु स्वायत्त राज्यों में विभक्त था। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इटली छोटे जो है 13 भागों में विभक्त था और सभी में जो है अपने अपने जो है एक शासक हुआ करते थे। इटली के उत्तर पश्चिम में सार्डिनिया, तो इटली के उत्तर पश्चिम में ऊपर की तरफ सार्डिनिया पीटमांड का राज्य था, जहाँ पर सेवाय वंश के लोग शासन कर रहे थे। उसके उत्तर पश्चिम में लोम्बार्डी और वेनेसिया प्रदेश थे, जिन पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। तो ये तो उत्तर की बात हो गई और पश्चिम की बात हो गई। तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि इस मैप में सन 1494 में कुछ ऐसा मैप था। यहाँ नेपल्स है, यहाँ पे जो है मिलान का क्षेत्र है, सेवाय का क्षेत्र है, ठीक है, ऑस्ट्रिया है, वेनिस है, ठीक है, और यहाँ पर जो है सार्डिनिया है, यहाँ पर सिसिली है। तो इस सन 1494 का इस मतलब कि ये जो है मैप है। सबसे 1796 आता है, जिसमें अब फ्रांस की क्रांति चल रही थी, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट जो है अपने काउंसिल के रूप में शासन करना शुरू किया था। उस समय
यहाँ पर इटली का जो साम्राज्य है थोड़ा सा बदलाव आ गया था। ठीक है, फिर आता है 1810, जिस समय नेपोलियन बोनापार्ट अपने चरम सीमा पे था, मतलब कि उसकी सत्ता जो है लगभग यूरोप में हर देशों पर हो गई थी, कई राजाओं को वो हरा चुका था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप फ्रेंच एम्पायर पूरा यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ से जो है ऑस्ट्रिया थोड़ा से दूर चला गया, क्योंकि ऑस्ट्रिया को नेपोलियन बोनापार्ट ने हरा दिया था, और यहाँ पर भी नेपोलियन बोनापार्ट का भी आधिपत्य था। इसके हिसाब से यहाँ शासन व्यवस्था चलता था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है पूरे इटली पर, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट था, उस समय फ्रांस का आधिपत्य था। चलिए आगे देखते हैं एक मैप और। तो आप देख रहे हैं कि इटली के उत्तर में यहाँ पर लोम्बार्डी का क्षेत्र है, पीटमॉन्ट है, ठीक है, परमा है, मेडोना है, ये टक्सिन का क्षेत्र है, ठीक है, ये सार्डिनिया है, और यहाँ पर जो है सिसिली है, और यहाँ पर नेपल्स हैं। ठीक है, नेपाल का क्षेत्र है, और बीच में जो है ये क्षेत्र जो आता है आपका रोम का क्षेत्र आता है, जिसका बाद में विलय किया गया। चलिए आगे देखते हैं कि परमा, मेडेना और टस्कनी यद्यपि स्वतंत्र राज्य थे, तथापि उन पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। तो कह रहा कि यहाँ पर जो आप मैप में ऊपर हमने दिखाया था कि इन सभी क्षेत्रों पर जो है ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था, ऑस्ट्रिया का शासन था। जो आप ये ब्राउन कलर देख रहे हैं, यहाँ पे जो है पूरा जो है ऑस्ट्रिया का शासन हुआ करता था, खासकर टस्कनी, मेडोना और परमा में। मध्य में पोप का अपना स्वतंत्र शासन था। जैसा कि हम जानते हैं कि इटली को जो है एक तरह से धर्म के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में माना जाता है, तो पोप का आधिपत्य जो है रोम पे ज़्यादा था, जो मिडिल क्षेत्र में आता है। और दक्षिण में नेपल्स और सिसिली थे। जैसा कि आपको मैप में हमने ऊपर दिखाया है कि ये क्षेत्र जो है नेपल्स का है और ये सिसिली का है, दक्षिणी दिशा में। ठीक है, उत्तर में आल्प्स पर्वत और तीन तरफ से सागरों से घिरे यूरोप के मध्य दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपी पूर्णतः सुरक्षित था। तो इटली देश जो है आल्प्स पर्वत उत्तर में है और दक्षिण में तीन तरह से समुद्र से घिरा हुआ है, इससे यह सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। यहाँ सांस्कृतिक एकता मौजूद थी, जो इटली को एक जीवंत नाम बनाए रखती थी। अब सांस्कृतिक एकता के रूप में यहाँ पर कैथोलिक धर्म को मानने वाले ज़्यादा लोग थे। पोप का शासन था, इसलिए जो है माना जाता है कि इटली में एक जीवंत जो है एकता थी। इटली में धर्म के स्तर पर भी एकता था। पोप का निवास रोम में होने के कारण संपूर्ण इटली कट्टर रूप से कैथोलिक धर्म का अनुयायी था। इस प्रकार इटली में हर तरह से सुसंगठित इकाई के तत्व मौजूद थे। इन्हीं तत्वों से इटली में संगठन और एकीकरण के बीच प्रस्फुटित हुए। तो यही जो एकता देखते हुए वहाँ के लोगों ने क्रांति का रूप लिया और जो है एकीकरण करने के लिए अभियान शुरू किया। अब देखते हैं कि इटली के एकीकरण में फ्रांसीसी क्रांति एवं नेपोलियन की क्या भूमिका रही है। तो इटली के राष्ट्र निर्माण में फ्रांसीसी क्रांति सन 1789 का उल्लेखनीय महत्व है। माना जाता है कि इटली का एकीकरण जो है इसी क्रांति से ही संभव हो पाया। सामंतवाद का पतन हो गया था और जनतांत्रिक सिद्धांतों से साक्षात्कार इसी क्रांति की देन कही जाती है। तो जब वहाँ पर एकात्मक शासन या सामंतवाद का नष्ट हो गया, उस समय लोगों ने जाना कि जनतांत्रिक संस्कारें क्या होती हैं, लोगों को स्वतंत्र रहने में, समानता में क्या अधिकार होता है। तो माना जाता है कि यही क्रांति थी जो वहाँ पर एकीकरण का नींव रखा था। कानून की दृष्टि में सबको समान अधिकार, धर्म के विषय में सभी को स्वतंत्रता, प्रेस की स्वाधीनता और स्वायत्त शासन प्रणाली आदि फ्रांसीसी क्रांति की ही वसीयतें मानी जाती हैं। माना जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति ने बहुत कुछ दिया, लोगों को कानून का अधिकार दिया, धर्म के क्षेत्र में स्वतंत्रता दी, प्रेस की अधीनता को, इस पर भी जो है लोगों को स्वतंत्रता मिली। ये सभी जो है फ्रांसीसी क्रांति से संभव हुआ, जिनसे राष्ट्रीय शासन स्थापित करने में इटली को प्रत्यक्ष लाभ हुए। सामंतवादी व्यवस्था की समाप्ति और सांसारिक आंतरिक व्यापार पर प्रतिबंधों का अंत इटालियों को फ्रांस की सबसे बड़ी देन कही जाती है। देखिए यहाँ पर जो है आपको ये समझना होगा कि सामंतवादी व्यवस्था नष्ट हो गई। जो इटली 13 छोटे छोटे प्रायद्वीप में बटा हुआ था, उनमें जो है आंतरिक व्यापार करने में बड़ी दिक्कत होती थी। हर बॉर्डर पर जो है टैक्स लगते थे, तो जिसके कारण से इनके प्रतिबंधों का अंत हो गया और इटली जो है एक संपूर्ण रूप से एक हो गया, यानी एकीकरण हो गया, जिससे कि उनकी जो बाधाएं थी, सीमा था, वो जो है सब एक हो गया। तो लोगों को जो है ज़्यादा कर नहीं देने पड़ते थे, जिससे कि इटली को लाभ हुआ।
नेपोलियन ने इटली वासियों को अपने गौरवपूर्ण अतीत का पुनः स्मरण कराया। तो नेपोलियन ने कहा कि आपके जो अतीत है वह काफ़ी गौरवपूर्ण है, किंतु जब स्वयं नेपोलियन ने इटली का उपनिवेश के रूप में प्रयोग करना शुरू किया तो इटली वासियों को राष्ट्रवादी भावनाएं जो है भड़क उठी। जब तक नेपोलियन ने सबके लिए समानता का व्यवहार किया तब तक तो ठीक था, परंतु जब नेपोलियन ने इसको एक उपनिवेश के रूप में स्थापित किया, उसका एक यानी कि फ्रांस का एक अलग अंग मानने लगा, तब लोगों ने इसका विरोध किया और सबके अंदर जो है राष्ट्रवादी भावनाएं भड़क गई। इन्हीं कारणों की वजह से कहा जाता है कि नेपोलियन ही इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता था। यदि नेपोलियन ने अति यहाँ पर नहीं किया होता तो शायद वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न नहीं होती। अब देखते हैं कि वियना व्यवस्था सन 1815 के उपरांत इटली कैसा रहा। तो माना जाता है कि जो इटली का एकीकरण है सन 1815 के बाद ही स्टार्ट हुआ, क्योंकि 1815 वह डेट है वियना कांग्रेस का जिसमें पुनः जो है एक तांत्रिक सरकार की स्थापना हुई, निरंकुश शासन की व्यवस्था हुई, तो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। 1815 के वियना व्यवस्था के जन इच्छा और राष्ट्रीयता की भावना की उपेक्षा कर इटली के विभिन्न राज्यों का पुनरुद्धार किया गया, जिसमें इटली की जो नवीन व्यवस्था का प्रारूप तैयार किया गया था वह इस प्रकार था। तो उस समय जो है इटली, उत्तरी इटली और वेनेशिया के प्रांत ऑस्ट्रिया को फिर से दे दिए गए। मध्य इटली में पोप का शासन बनाए रखा गया क्योंकि इससे जनता भड़क सकती थी। दक्षिण इटली में खासतौर नेपल्स और सिसिली के राज्य सम्मिलित थे, जहां बुर्बो राजवंश का शासन कायम रहा। तो बुर्बो राजवंश का शासन कायम होने का रीज़न था कि यहाँ पर जो है फ्रांस जो है ज़्यादा यहाँ पर हस्तक्षेप करता था। इस कारण से वहाँ पर जो है सिसिली और नेपल्स में फ्रांस का आधिपत्य माना जा सकता है, उनके शासक यहाँ पर राज करते थे। तो इटली कुल मिलाकर 3 भागों में डिवाइड हो गया। उत्तर में जो है ऑस्ट्रिया का शासन, बीच में पोप का शासन और दक्षिण में सिसिली और नेपल्स में फ्रांस का शासन औपचारिक रूप से बना रहा। इटली की राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से वियना कांग्रेस की यह व्यवस्था अनुकूल नहीं थी, इसलिए प्रबुद्ध लोगों ने संपूर्ण इटली को एक राष्ट्र का दर्जा प्रदान करने हेतु अथक प्रयास करना शुरू कर दिया। लेकिन इटली के राष्ट्र निर्माण में अनेक बाधाएं थी जिन्हें दूर करना अति आवश्यक था। तो अब कौन कौन सी बाधाएं थीं इनको हम देख लेते हैं कि इटली के एकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी कि इटली की जनता गरीब थी, अशिक्षित थी, पिछड़ी थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, गरीब थी, जिसे एकीकरण से कुछ लेना देना नहीं था। उसकी मूल समस्या रोजी रोटी की थी। तो वहाँ की जनता इतनी गरीब थी, इतनी अशिक्षित थी कि बस 2 वक्त की रोटी मिले बस, और कुछ नहीं। इसलिए एकीकरण में जो है सबसे बड़ी बाधक वहाँ की जनता थी। जब तक उनके अंदर राष्ट्र भावना उत्पन्न नहीं होगी तब तक एकीकरण नहीं किया जा सकता था। विभिन्न राज्यों का शासक वर्ग एकीकरण का विरोध कर रहे थे क्योंकि उनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो जाती। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इटली जो है 13 भागों में विभाजित था और वहाँ पर अलग अलग शासक थे, तो वो अपनी जो है शासन सत्ता को बचाने के लिए वो विरोध कर रहे थे। एकीकरण का बहुत जोर विरोध किया उन्होंने। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा थी ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, क्योंकि इटली में हुए परिवर्तन की लहर निश्चित ही ऑस्ट्रिया तक पहुंचती थी। देखिए, जब वियना कांग्रेस हुआ सन 1815 में, तो उसकी अध्यक्षता जो है चांसलर मेटरनिक ने ही किया था। यह इतना पावरफुल इंसान था कि इसने सभी देशों को यानी पूरे यूरोप का नक्शा बदल दिया। यानी जो नक्शे पहले थे वैसा ही वियना कांग्रेस के बाद उन्होंने लागू कर दिया। तो जो राइन प्रदेश नेपोलियन बोनापार्ट ने जीता था, या फिर अन्य देशों के जो उन्होंने ज़मीन पर अपने कब्जे किए थे, सबको पुनः स्थापित कर दिया गया। यहाँ तक कि ऑस्ट्रिया का शासन नेपोलियन के समय में पूरी तरह से इटली से हट गया था, परंतु जैसे ही वियना कांग्रेस होता है, नेपोलियन की हार होती है वाटरलू के मैदान में, फिर से ऑस्ट्रिया वहाँ पर अपना आधिपत्य जमा लेता है और एक शक्तिशाली चांसलर उस समय बनता है जिसका नाम है मेटरनिक। पोप भी एकीकरण का विरोध कर रहा था। जैसे पोप जो मध्य इटली रोम में रहते थे वो भी विरोध कर रहे थे, क्योंकि इटली के शासक के रूप में सारे इटली की राजनीतिक सत्ता सिमट जाती और पोप का प्रतिद्वंदी पैदा हो जाता। उससे धार्मिक सत्ता का भय बनाए रखना था। तो यहाँ पर जो पोप को एक अलग ही प्रॉब्लम थी। वो चाहते थे कि यदि अगर हम संपूर्ण इटली को एक कर देंगे मिल करके, तो एक राज्य कायम होगा और राज्य का जो शासक होगा वह पोप का जो है प्रतिद्वंदी होगा।
इसलिए उन्होंने अलग ही विरोध करना शुरू किया कि नहीं, इटली का एकीकरण नहीं हो सकता। इस कारण यूरोप के अन्य कैथोलिक देश भी पोप के समर्थक और इटली में परिवर्तन के विरुद्ध थे। मेटरनिख के नेतृत्व में इन सभी शासकों ने हर तरह की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन बावजूद इसके धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा था। तो मेटरनिख ने जैसे कि निरंकुश शासन की स्थापना किया और लोगों को प्रतिबंध लगा दिया, किसी प्रकार का जो है कोई प्रचार नहीं कर सकता है, पेपर नहीं छपा सकता है, क्रांति नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी क्रांति की जो लहर थी, एकीकरण की लहर थी, वह धीरे धीरे सुलग रही थी। अब देखते हैं एकीकरण का विकास क्रम क्या है, कैसे कैसे जो है एकीकरण हुआ। इटली के एकीकरण में विभिन्न बाधाओं के बावजूद वहाँ के कई देशभक्त और लोकतंत्र के समर्थकों ने मिलकर स्वतंत्रता और उदारवाद की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने का निर्णय किया, जिसमें सबसे पहला नाम आता है कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था का। तो कार्बोनरी आखिर है क्या? इटली के कोयला झोंकने वालों की इस गुप्त संस्था की स्थापना सन 1810 ईस्वी में हुआ। 1810 जब नेपोलियन बोनापार्ट का जो है शासन चल रहा था, उसी समय जो है कार्बोनरी संस्था की स्थापना हो चुकी थी और यह नेपल्स में हुई थी। नेपल्स कहाँ पर है? यह साउथ इटली में है। इसके दो मुख्य उद्देश्य थे, विदेशियों को इटली से बाहर निकालना और वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। वे मानते थे कि इटली से जब तक विदेशी बाहर नहीं जाएंगे और एक वैधानिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तब तक जो है इटली एकीकरण नहीं कर सकता है। इस संस्था के तिरंगे में काला, लाल, नीले रंग वाले झंडे ने यति शीघ्र ही लोकप्रियता प्राप्त कर लिया और लोग इसकी पूजा करने लगे। तो इस कार्बोनरी जो संस्था है, गुप्त संस्था थी, उन्होंने तिरंगा स्थापित लिया। उस तिरंगे में काला, लाल और नीले रंग की मतलब कलर था और लोग जो है इसको जो है अपना झंडा मान करके इसकी पूजा करने लगे। अब देखते हैं कि एकीकरण में एक नाम आता है जोसेफ मैसनी का। मैसनी कर लेते हैं, ठीक है, या मैजनी भी बोलते हैं इनको। एवं तरुण इटली या यंग इटली की स्थापना इनकी देन है। जोसेफ मैजनी इटावली राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है। वह एक महान व्यक्ति, दार्शनिक, चिंतक, दूरदर्शी, राजनेता एवं कर्मठ कार्यकर्ता था। तो ये काफ़ी जो है प्रचलित व्यक्ति हैं। मैजनी ने राष्ट्रवाद में कभी संकीर्णता नहीं आने दी। मैजनी का ये मानना था कि अगर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो गई है तो कभी भी इसे पीछे नहीं हटा जा सकता है। अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। एकीकृत गणतंत्र के रूप में इटली के उदय का सपना देखने वाले इटावली छात्रों और बुद्धिजीवियों के लिए वह एक अच्छे प्रेरणा स्रोत थे। तो जो इटली में छात्र थे, बुद्धिजीवी थे, वह मैजनी को अपना आदर्श मानते थे। मैजनी का जन्म सार्डिनिया में हुआ था। इसे जिनेवा नगर में। सार्डिनिया इटली के उत्तर दिशा में स्थित है। तो 1821 ईस्वी में उसे नेपल्स के विद्रोह का दमन करने के लिए किए जाने पर असंख्य विस्थापितों को उत्तर की ओर जाते देखकर इटली के दुरावस्था की वास्तविक जानकारी हुई। जब वह 1821 में, यह वही डेट है जब सेंट अगस्टाइन द्वीप पर जो है नेपोलियन का मृत्यु हो जाता है। तो उस समय जो क्या कर रहा था कि ये जो है नेपल्स के विद्रोह को दमन करने के लिए असंख्य विस्थापितों को, यानी कि जो प्रवासी थे वह इधर से उधर जा रहे थे, उनको देख करके उनको बहुत बुरा लगा। देश की इस दुर्दशा के प्रतीक रूप में मैजनी ने काले कपड़े पहनना शुरू किया और जीवन भर वह काले कपड़े ही एक तरह से विद्रोह करने के लिए, या फिर कहा जाए विरोध के रूप में, उन्होंने काले कपड़े ही पहने। सन 1830 से 31 के विद्रोह में उसने सक्रिय भाग लिया तथा 6 महीने कारावास में बिताए। रिहा करते समय उन पर शर्त लगा दी गई कि वह जिनेवा में कभी प्रवेश नहीं करेगा। तो मैजनी को जो है 1830 से 31 में जो विद्रोह हुआ था उसमें उन्होंने सक्रिय भाग लिया और 6 महीने जेल में रखने के बाद ये कहा गया कि तुम्हें जो है जिनेवा में प्रवेश नहीं करना है। मैजनी ने इसके बदले स्वदेश छोड़ने का संकल्प लिया और उन्होंने देश छोड़ दिया। इसके बाद अपने जीवन के शेष 40 वर्ष उन्होंने स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस में बिताना शुरू कर दिया। विदेशों में रहते हुए मैजनी जो है बराबर अपने प्रेरणा भरे लेखों, पुस्तकाओं, इश्तिहारों इटली के नौजवानों में स्वतंत्रता का बिल्कुल फूंकता रहा। तो मैजनी जो है देश में तो नहीं था, परंतु देश के बाहर से ही वह किताबों के माध्यम से, ठीक है, और अपने इश्तिहारों के माध्यम से नौजवानों के बीच स्वतंत्रता का जो है बिल्कुल फूंक रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे। वहीं उन्होंने
युवा इटली यानी यंग इटली की स्थापना करते हैं, जो इटालवी स्वतंत्रता कर्मियों की पार्टी थी। इस पार्टी में 40 वर्ष या उससे कम के नौजवान भर्ती किए जाते थे। इटालवी प्रायद्वीप में से विदेशी आधिपत्य समाप्त करना था, संयुक्त गणतंत्र स्थापित करने का इनका लक्ष्य था। तो मानते थे कि जो मैजनी थे उनका एक ही लक्ष्य था कि विदेशियों को इस द्वीप से, इस प्रायद्वीप से दूर करना है और जो है एक गणतंत्र की स्थापना करना है। प्रचारक के रूप में मैजनी बेमिसाल थे, किंतु अपने देश में विद्रोह कराने में वह सफल नहीं हो सके। मैजनी का जन संप्रभुता के सिद्धांत में गहरी आस्था थी। इनकी एक पुस्तक जो है ड्यूटीज ऑफ मैन नामक इन्होंने किताब भी लिखा था। तो मैजनी चूँकि अपने राइटिंग के माध्यम से विद्रोह कराना चाहते थे, परंतु वो सफल नहीं होते हैं। मैजनी के अनुसार राष्ट्र के प्रति निष्ठा मानवता के प्रति उच्चतर कर्तव्यों का एक अंश था। मैजनी कहते थे, पहले तुम आदमी हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक हो या कुछ और हो। मैजनी ने सन 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। यह अन्य राष्ट्रों के प्रति उनके अनुराग का एक परिणाम था। जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड राष्ट्रवादी आंदोलन का संचालन करने हेतु राष्ट्रीय समिति का गठन करना इनका उद्देश्य था। इन्होंने केवल इटली के लिए काम नहीं किया, इन्होंने स्विट्जरलैंड, पोलैंड और जर्मनी के लिए भी काम किया। मैजनी की धारणा थी कि खंडित राष्ट्रों के एकीकरण अथवा अन्य राष्ट्रों का आधिपत्य से पड़े हुए लोगों को मुक्ति के लिए काम करना मंगल प्रभाव को समीप लाना था। उनका मानना था कि हर एक प्रतंत्र देश को स्वतंत्र किया जाए और लोगों को उनकी स्वतंत्रता दी जाए, इनका लक्ष्य बन गया था। अब देखते हैं 1848 की फ्रांसीसी क्रांति और इटली। तो 1848 में एक क्रांति होती है, ठीक है, उसी को लेकर के इटली में भी एक प्रयास होता है। फ्रांस में 1848 की क्रांति का विस्फोट होने पर उसकी सफलता का समाचार सुनकर इटली की जनता का उत्साह बढ़ गया। तो 1848 में एक विद्रोह होता है, ठीक है। उसी समय जो है इटली में भी लोगों ने देखा कि फ्रांस की जनता जो है इस पर विजय हासिल कर ली है। उसी समय इटली के लोगों ने भी उत्साह उनके अंदर जागृत हुआ और उन्होंने भी इटली में विद्रोह करना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख के पतन की घटना के विषय में जब इटली वासियों को ज्ञात हुआ तो उनके हर्ष और उत्साह की सीमा न रही। उन्होंने देखा कि जो मेटरनिख है उसका पतन हो चुका है, तो इटली वासी बड़े खुश हुए। लोम्बार्डी, वेनेसिया, नेपल्स, टस्कनी, पीटमान और पोप राज्य की जनता ने विद्रोह कर दिया। और एक ही साथ जैसे ही मेटरनिख का पतन हुआ, उसी समय जो है इन सभी राज्यों की जो भी जनता थी उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। सभी राज्यों के शासकों ने निरंकुशता का मार्ग छोड़ करके उदार संविधानों को लागू कर दिया। इटली की जनता अपने राज्यों के शासकों से मांग की कि ऑस्ट्रिया को सदैव के लिए इटली से बाहर निकालने के लिए संगठित होकर संघर्ष करें। और वहाँ के राज्य के शासकों ने मांग किया कि ऑस्ट्रिया को हमेशा इटली से दूर रखा जाए। इसके लिए सभी लोग संगठित हो जाइए और विद्रोह करने के लिए तैयार रहिए। अंततः पीटमान सार्डिनिया के राजा चार्ल्स एल्बर्ट के नेतृत्व में इटली के राज्यों ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जैसे ही न्यूज आती है कि मेटरनिख का पतन हो गया है, वैसे ही सभी देशों सभी राज्यों में, इटली के सभी राज्यों में विद्रोह शुरू हो जाता है। उसी समय सार्डिनिया के राजा जो है चार्ल्स एल्बर्ट सामने आता है और उसने जनता से अनुरोध किया कि ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो है युद्ध की घोषणा कर दी जाए, लोग एक साथ मिल करके लड़ें। प्रारंभ में लगभग सभी राज्यों ने चार्ल्स का जो है सहयोग को दिया, किंतु धीरे धीरे जो है चार्ल्स की सहायता करने से लोग मुकर गए, ठीक है। ऑस्ट्रिया की सेना को अनेक स्थानों पराजित होना पड़ा, किंतु शीघ्र ही शासकों में एकता भंग हो गई। अकेला चार्ल्स एल्बर्ट बच गया। ऑस्ट्रिया के विरुद्ध अधिक समय तक प्रतिरोध नहीं कर सका और 23 मार्च सन 1849 को नवारा के युद्ध में ऑस्ट्रिया के द्वारा बुरी तरह से पराजित हो जाता है। उसे इटली के राज्यों के शासकों के विश्वासघातपूर्ण व्यवहार से इतना अधिक दुख हुआ कि उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और अपने पुत्र को जो है वहाँ का बागडोर संभालने को दे देता है। तो यहाँ पर जो है चार्ल्स एल्बर्ट के पुत्र का नाम है विक्टर इमैनुअल द्वितीय। यह वही शासक हैं जिनके जो है नेतृत्व में इटली का एकीकरण होता है। चलिए इनका थोड़ा जीवन परिचय देख लेते हैं। विक्टर इमैनुअल द्वितीय जो है 1820 से 1870 यानी 50 सालों के बीच में इन्होंने क्या क्या किया, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। विक्टर इमैनुअल द्वितीय एक वीर सैनिक, सच्चा देशभक्त और ईमानदार शासक था। पीटमान की जनता उसे ईमानदार राजा कहा करती थी। मार्च 1849 में जब विक्टर पीटमान सार्डिनिया का शासक बना,
उस समय सार्डिनिया की सेना ऑस्ट्रिया से परास्त हो चुकी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि इसके पिताजी जो है पराजित हो चुके थे, तो अपनी सत्ता जो है उन्होंने तो इसको सौंप दिया था। अतः उसे ऑस्ट्रिया से संधि करनी पड़ी। ऑस्ट्रिया से क्या करता है, वो संधि कर लेता है। विक्टर इमैनुअल को यह विश्वास था कि मध्य मार्ग नीति अपनाकर वह सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण कर सकता है। विक्टर इमैनुअल जो है वो सोच रहे थे कि यदि ऑस्ट्रिया से पंगा लेंगे तभी दिक्कत है, तो ऐसा करते हैं मध्य का मार्ग अपनाते हैं, न इधर न उधर, हमें जो है एकीकरण करना है तो थोड़ा मिल कर चलते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि ऑस्ट्रिया के साथ संधि कर लिया और सार्डिनिया के नेतृत्व में वह इटली का एकीकरण कर सकते हैं। उसने इस हेतु प्रयत्न भी प्रारंभ कर दिए। वह अपने गुणों के कारण जनता में लोकप्रिय हो गया। जैसा कि जनता कहती थी कि ईमानदार नेता है, यही गुण जो है उनके जो है प्रसिद्धि का कारण बनता है। गैरीबाल्डी जैसे गणतंत्रवादी भी उनकी प्रशंसा करते थे। विक्टर इमैनुअल को सन 1850 में काउंट काउर जैसा योग्य मंत्री मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जिसकी गणना 19वीं शताब्दी के महानतम राजनीतिज्ञों में की जाती है। तो काउंट काउर जो एक ऐसा व्यक्ति है जो उनका मंत्री बनता है और उसके नेतृत्व में जो है इटली जो है काफ़ी उन्नति भी करता है। चलिए, काउंट कैमिलो डी काउर का जन्म 1810 ईस्वी में ट्यूरिन के एक कुलीन परिवार में हुआ था। सैनिक शिक्षा प्राप्त कर वह सेना में इंजीनियर के रूप में भर्ती हुआ, किंतु अपने उदार विचारों का उसे सेना से 1841 में त्यागपत्र देना पड़ा। ठीक है, बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व का व्यक्ति था। 1847 में काउर इल रिसार्जिमेंटो नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। इस पत्र के माध्यम से इटली के एकीकरण की बात कही जाने लगी। सन 1848 में वह सार्डिनिया पीटमांड की प्रथम संसद का सदस्य चुना जाता है। तो 1848 वह जो है सार्डिनिया का प्रथम संसद का सदस्य चुना जाता है। उसकी योग्यता कारण उसे सन 1850 में वित्त मंत्री का एवं मंत्री का पद दिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं विक्टर इमैनुअल द्वितीय का ये मंत्री बन जाते हैं। सन 1862 ईस्वी में डी एंजिलियो के मंत्रिमंडल के त्यागपत्र पर वह प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं। तो वह मंत्री पद से त्यागपत्र देते हैं, बाद में उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। काउर के प्रधानमंत्री नियुक्त होते ही इटली के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अपने इस काल में उन्होंने कूटनीतिज्ञ का एवं अद्वितीय राजनीति होने का परिचय दिया। तो जैसे काउर जो है प्रधानमंत्री बनते हैं, उनकी कूटनीति जो थी, उनका जो अद्वितीय राजनीतिज्ञ का ज्ञान था, वह देखने को हमें मिलता है। मेजनी और गैरीबाल्डी के समान काउर भी सच्चा देशभक्त था। इटली को स्वतंत्र कर उसका एकीकरण करना चाहता था। वह चाहता था कि इटली का एकीकरण सार्डिनिया के नेतृत्व में संभव हो जाए और एकीकरण आवश्यक है कि इटली के राज्यों को ऑस्ट्रिया से मुक्त कराया जाए। वो चाहते थे कि सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो और इटली से जो है ऑस्ट्रिया जो है दूर चला जाए। ऑस्ट्रिया से मुक्ति प्राप्त करने के लिए विदेशी सहायता उस समय जरूरी थी। वह इसी सोच में था कि यदि विदेशी सत्ता नहीं मिलेगी तो ऑस्ट्रिया बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उसमें काफ़ी ताकतवर था। तो इसलिए वह किसी विदेशी सहायता के चक्कर में था, परंतु वह मिल नहीं पा रहा था। अब देखते हैं काउर की गृह नीति क्या थी। राज्य की आर्थिक स्थिति के लिए उसने विशेष प्रयास किया। व्यापार वाणिज्य के विकास के लिए मुक्त व्यापार की व्यवस्था की। यातायात की सुविधाओं का विस्तार किया। बैंकों की स्थापना की। कृषि उन्नति के लिए बहुत सारी संस्थाएं स्थापित की। गिरजाघरों में भूमि कर लगा दिया। जैसे प्रधानमंत्री बना तो गिरजाघरों से भी टैक्स लेना शुरू कर दिया। चर्च के अनेक विशेषाधिकार को उन्होंने छीन लिया और सेना में सुधार किया और सेना में लोगों की भर्ती किया। राज्य की सीमा पर दुर्ग बनवाए जिससे कि हम सीमा की निगरानी कर सकें और नौसेना में भी उन्होंने सुधार किया। अब काउर की जो है विदेश नीति क्या रही है। इटली के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व को पूरी तरह समाप्त करके इटली को मुक्त कराना था। पीटमांड के शासक की अध्यक्षता में उसे संग्रहित कर काउर जो है विदेश नीति का उद्देश्य था कि पीटमांड का जो शासक है विक्टर इमैनुअल द्वितीय, उसको जो है उसी की जो है अध्यक्षता में इसका एकीकरण हो। फ्रांस का शासक नेपोलियन तृतीय महत्वाकांक्षी, साहसी और राष्ट्रीयता का समर्थक था, इसलिए काउर ने नेपोलियन तृतीय की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। और नेपोलियन तृतीय का जो है अगर उसने जो है मतलब कि सहायता लेने के इच्छा ही
तो इसका रीज़न था क्योंकि उसकी सेना बहुत बड़ी थी। और चलो इसी समय जो है एक घटना घटती है, क्रीमिया का युद्ध। यह क्रीमिया का युद्ध जो है लड़ा तो गया था टर्की और रूस के बीच में, परंतु फ़ायदा हुआ इटली को। चलिए देखते हैं कैसे इसका फ़ायदा होता है। इटली के राज्यों से ऑस्ट्रिया का आधिपत्य समाप्त करने के लिए था इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए काबुल यूरोप के किसी बड़े राष्ट्र का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। अब काबुल ने जो है इतना ध्यान दिया था कि यदि हमें इटली का एकीकरण करना है तो इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना पड़ेगा, तभी इसको समर्थन मिलेगा और एक कोई बड़ा देश हमारी सहायता करने के लिए आएगा। तो इसी समय क्या होता है, क्रीमिया का युद्ध मुख्य रूप से टर्की और रूस के मध्य लड़ा गया, किंतु इंग्लैंड फ्रांस ने अपने स्वार्थ के लिए टर्की की सैनिक सहायता प्रदान करना शुरू कर दिया। अब जो है इन्होंने देखा फ्रांस और इंग्लैंड ने अपने फ़ायदे के टर्की के लिए सेनाएं भेजी, परंतु उसी समय काबुल ने भी थोड़ा सा दिमाग लगाया और सोचा कि यदि हम भी भेज दें इसमें, जबकि इटली का उसमें कोई लाभ नहीं था, फिर भी उन्होंने टर्की के समक्ष जो है समर्थन में अपनी सेनाएं भेज देता है। पीटमांड का यह युद्ध, इस युद्ध में कोई स्वार्थ नहीं था। पीटमांड का कोई स्वार्थ नहीं था, मतलब पीटमांड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इटली का एकीकरण अभी नहीं हुआ है। किंतु दूरदर्शी नेता काबुल ने पीटमांड की सेना को टर्की, इंग्लैंड व फ्रांस के समर्थन में क्रीमिया युद्ध में भाग लेने के लिए भेज दिया। क्रीमिया के युद्ध में इटली का भाग का निर्णय हुआ और यही वह युद्ध था जिसमें इटली के भाग का निर्णय होना था। सन 1856 ईस्वी की पेरिस की संधि के समय काबुल को भी आमंत्रित किया गया। वहीं पर उसने इटली की समस्याओं को यूरोप के बड़े देशों के समक्ष प्रस्तुत किया तथा इन समस्याओं के लिए ऑस्ट्रिया को उत्तरदायी ठहराया। अब जब फ्रांस इंग्लैंड जो है पेरिस में मिलते हैं तो उसी समय काबुल भी जाता है। उसने इटली की समस्या को बताया कि इटली की दुर्दशा जो हुई है उसमें ऑस्ट्रिया का हाथ है। तो यह वही समय था कि जब इंग्लैंड और फ्रांस जो है मिल करके इटली को स्वतंत्र करना चाहते थे और उन्होंने समर्थन देने का आश्वासन भी किया। यह काबुल की महानतम कूटनीति की सफलता थी, जिसे काबुल की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा में वृद्धि भी हुआ और इंग्लैंड और फ्रांस ने इटली के एकीकरण अभियान को मान्यता प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय समस्या का स्वरूप प्रदान कर दिया। क्रीमिया का युद्ध काबुल के लिए देव प्रदत्त सुअवसर साबित हुआ। इसलिए कहा जाता है कि क्रीमिया के कीचड़ में इटली का जन्म हुआ। एक कहावत है कि क्रीमिया के कीचड़ में इटली का जन्म हुआ। रीजन क्या था कि इटली, अगर क्रीमिया का युद्ध नहीं होता तो शायद इटली का एकीकरण में और देरी होती। अब देखते हैं फ्रांसीसी शासक नेपोलियन तृतीय का सहयोग और लोम्बार्डी की प्राप्ति। तो लोम्बार्डी कैसे मिलता है और नेपोलियन तृतीय कैसे सहायता करता है, इसके बारे में देखते हैं कि सन 14 जनवरी सन 1858 में फेलिंज अर्सिनी ने नेपोलियन तृतीय के ऊपर आक्रमण करता है, हत्या करने का प्रयास करता है। फ्रांस पीटमांड तनाव उत्पन्न हो जाता है। इसी का जो है पीटमांड और फ्रांस का जो है तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है, काबुल ने जुलाई सन 1858 में नेपोलियन के साथ प्लोम्बियर समझौता कर लिया। अब यह प्लोम्बियर समझौता क्या है, इसके समझ जो है बहुत सारी शर्तें रखी गई, जैसे कि नेपोलियन ने पीटमांड ऑस्ट्रिया के संभावित युद्ध में 2 लाख सैनिक भेजने के लिए आश्वासन दिया। जब ये संधि हुआ तो उन्होंने कहा जब पीटमांड कभी ऑस्ट्रिया से लड़ेगा तो उस समय 2 लाख सैनिक जो है पेरिस जो है या फिर फ्रांस उसको देगा काबुल को। दूसरा, ऑस्ट्रिया के निष्कासन पर लोम्बार्डी, वेनेसिया आदि का पीटमांड में विलय करने की योजना बनाई गई। अब ये यहाँ बताया गया कि ऑस्ट्रिया जब बाहर जाएगा तो लोम्बार्डी और वेनेसिया ये पीटमांड में मिला दिए जाएंगे, यानी सर्डिनिया मिला दिए जाएंगे। काबुल द्वारा फ्रांस को सेवाएं व नीस देने का आश्वासन तथा पीटमांड की राजकुमारी का जो जेरोम है बोनापार्ट के साथ विवाह करने के लिए आश्वासन दिया गया। उन्होंने कहा कि नीस का क्षेत्र और जेरोम जो रानी है उनको साथ जो है विवाह कर दिया जाएगा नेपोलियन तृतीय का। आम्ब्रिया टस्कनी का इटली में विलय तथा उक्त भाग जेरोम को देने की बात कही। तो यहाँ पर बहुत सारी जो है ऐसी शर्तें रखी गई कि इसमें फ्रांस का लाभ हो रहा था। नेपाल, सिसिली व पोप के राज्य को पूर्ववत रखा जाएगा। अब यहाँ पर एक आश्वासन ये भी देता है काबुल कि जो नेपल्स हैं, जो सिसिली है और पोप के राज्य जहाँ पर कैथोलिक धर्म वाले हैं, इनको पूर्ववत रखा जाएगा। रीजन क्या था कि नेपल्स में और सिसिली में बुर्बो राजवंश का जो है यहाँ पर अधिपत्य था, जो फ्रांस के समर्थक थे, इसलिए उनको जो है पूर्ववत रखने की बातें कही। अब देखते हैं कि ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया का युद्ध कैसे होता है।
प्लोम्बियर समझौते के अनुसार काबुल के पास राज्य विभाजन के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि इसी शर्त पर नेपोलियन मदद करने के लिए तैयार हुआ था। सीमा पर पेटमान की सेना पहुंच जाती है। ऑस्ट्रिया की सेना जो सीमा थी वहाँ पर जो है पीटमान की सेना पहुँचती है। उसी समय जो है जो ऑस्ट्रिया की चेतावनी के बाद भी कायम रही। अब ऑस्ट्रिया ने चेतावनी दिया कि आप लोग हट जाइए, परंतु पीटमान की सेना नहीं हटती है। 29 अप्रैल सन 1859 को ऑस्ट्रिया की सेना ने सार्डिनिया में प्रवेश कर लिया और 3 मई को नेपोलियन ने युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार हुई। इस अंतराल में नेपोलियन ने अचानक युद्ध विराम की घोषणा कर दिया और कहा कि 11 जुलाई सन 1859 में ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ को विलाफ्रेंगा की संधि कर लिया। अब जब यहाँ पर मीटरनिख जो का पतन हो जाता है, उसके बाद जो एक शासक बनते हैं जिनका नाम फ्रांसिस जोसेफ, उन्होंने अचानक जो है कुछ संधि करते हैं जिसका नाम है विलाफ्रेंगा की संधि। उस संधि में फ्रांस जो है पीछे हट जाता है। और रीज़न क्या था कि यहाँ पे भी कुछ शर्तें लगाई गई थी, कुछ उसको देने की बात की गई थी, जैसे कि इस संधि के अनुसार विराम लगा, यानी कि विराम, युद्ध का विराम जो हुआ था उसकी कुछ शर्तें तय की गई थी। कैसे? लोम्बार्डी सार्डिनिया को मिला दी, हाँ लोम्बार्डी जो है सार्डिनिया को मिल गया, किंतु वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया के पास रहा। परमा, मेडोना, टस्की और पूर्व शासक भी पुनर्स्थापित किए गए। वेनेशिया सहित पोप के नेतृत्व में इटली संघ का निर्माण की योजना बनी। इस संधि से स्तब्ध हुआ जो काउर है, इस संधि से काफ़ी स्तब्ध था। एमेनुएल द्वितीय के युद्ध जारी रखने के लिए सलाह दी, जिसकी अस्वीकृति पर काउर ने त्यागपत्र दे दिया। अब जब काउर ने कहा कि जो है युद्ध को जारी रखा जाए, परंतु विक्टर एमेनुएल द्वितीय ने इसको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोग हार जाएंगे। तो इस पर वह त्यागपत्र दे देता है। परंतु माना जाता है विक्टर एमेनुएल द्वितीय और काउर जो है अच्छे मित्र भी थे। विक्टर ने ऑस्ट्रिया फ्रांस के ज्यूरिख संधि, एक ज्यूरिख संधि होती है, 10 नवंबर सन 1859 पर हस्ताक्षर किए, जिसे इटली को लोम्बार्डी मिल गया और वेनेशिया पर इटली का नैतिक अधिकार स्थापित होने के बाद एकीकरण का पहला चरण पूरा होता है। अब देखते हैं कि मध्य इटली का विलय कैसे होता है। नेशनल सोसाइटी की सहायता से मध्य में राष्ट्रीयता का जोर पकड़ने पर परमा, मोरेना, टस्की और वोलोगना और रोमाग्ना में देशभक्तों ने अस्थायी सरकार बना ली। इसके प्रस्ताव द्वारा सार्डिनिया में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन ने व विदेश मंत्री लॉर्ड जॉन रसेल के समर्थन पर भी विक्टर फ्रांस के भय से यह विलय नहीं कर पा रहा था। जो ये क्षेत्र था मध्य वाला, उस पर जो है विक्टर जो एमेनुएल द्वितीय हैं वो विलय नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस पर जो फ्रांस का सीधा प्रभाव था। इंग्लैंड कह रहा था कि आक्रमण करो, अपने विलय कर लो, परंतु वो डर रहे थे। इसी समय पुनः काबुल के प्रधानमंत्री बनते ही फ्रांस को सेवाएं और नीस का प्रलोभन देकर के हस्तक्षेप प्राप्त कर लिया, जिसकी आलोचना गैरिबाल्डी सहित कई लोगों ने किया। अब यहाँ पर जब काबुल प्रधानमंत्री बनता है तो आलोचना इसलिए गैरिबाल्डी करते हैं कि इन्होंने नीस और सेवाएं का क्षेत्र फ्रांस को देने के लिए सोच लिया था, जिसके कारण से इनका जो है आलोचना करते हैं और इनके जितने भी इन्होंने काम किया था उसको गलत ठहराने का प्रयास करते हैं। सन 1860 ईस्वी में विलियन संबंधी चुनाव हुए, जिसके परिणाम स्वरूप बहुमत से परमा, मेडोना, टस्करी सार्डिनिया मिल जाते हैं और इटली का द्वितीय चरण पूरा होता है। अब देखते हैं नेपल्स और सिसिली, यानी कि जो साउथ वाले हैं जहाँ पर बुर्बो राजवंश का आधिपत्य है, इनका जो है कैसे जो है इटली में जो है जोड़ा जाता है, एकीकरण किया जाता है। तो इस राजनीतिक घटनाओं का प्रभाव नेपल्स सिसिली पर पड़ता है। 1860 ईस्वी में फ्रांसिस द्वितीय के कुछ सुधारों के बावजूद नेपल्स में विद्रोह बढ़ गए। प्रसंगवश काबुल का कथन है कि ये देश कूटनीति से नहीं क्रांति से मिलाए जा सकते हैं। यह बात सही होता है, क्योंकि गैरिबाल्डी वहाँ पर जो है सैनिक सहायता लेकर पहुँच जाता है और उसके जो है विलय करने के लिए काफ़ी प्रयासरत करता है और वहाँ पर अपने आप को जो है अधिनायक घोषित करता है। तो गैरिबाल्डी, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं जीवन परिचय के रूप में। 1807 से 1882 जोसेफ गैरिबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में नीस नामक नगर में हुआ था। उसके पिता जो है एक छोटे व्यापारिक जहाज़ के अधिकारी थे। वह मैजनी के संपर्क में आया, उसके जो है उच्च आदर्शों से प्रभावित होकर युवा इटली यानी यंग इटली का सदस्य बन गया। 1833 में उसने मैजनी द्वारा संगठित नौसेना
नौसैनिक षड्यंत्र में भाग लिया। वह पकड़ा गया और मृत्युदंड की सज़ा दी गई, लेकिन वह किसी तरह से भाग करके दक्षिण अमेरिका चला गया। 1848 ईस्वी क्रांति की सूचना पा करके, जब फ्रांस में क्रांति हुई थी, वह पुनः इटली लौट आया। उसने चार्ल्स एल्बर्ट के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो है युद्ध में भाग ले लिया। इसके पश्चात वह रोम में मैजनी के गणतंत्र की सहायता करने पहुंच गया। उसने फ्रांसीसी सेनाओं के विरुद्ध रोम की रक्षा का अंत तक प्रयत्न किया, किंतु यह सफल न हो सका और किसी प्रकार बचकर टस्कनी पहुंचा। वह अपने कुछ साथियों के साथ पुनः अमेरिका चला गया। अमेरिका में वह 6 वर्ष तक रहा। वहाँ से काफ़ी धन कमा करके सन 1854 ईस्वी में पुनः इटली आया और इटली आने पर उसने सार्डिनिया के निकट ही कैप्रीरा नामक टापू खरीद लिया और वहाँ पर एक स्वतंत्र कृषक के रूप में रहने लगा। तो सन 1856 ईस्वी में उसका काबुल के प्रथम संपर्क होता है, यानी कि वो मिलते हैं। 1856 में काबुल से प्रथम संपर्क हुआ। वह काबुल के विचारों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने सन 1857 में सार्डिनिया के शासक को अपनी सेवाएं अर्पित कर दी, यानी कि विक्टर एमेनुएल द्वितीय को जो है उन्होंने सेवा देना शुरू कर दिया। गैरीबाल्डी के जीवन में यह एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि गणतंत्रवादी अब वैधानिक राजतंत्रवाद का समर्थक बन गया था। उसी के कारण सार्डिनिया के गणतंत्रवादियों और राजतंत्रात्मक में समझौता हो सका था। तो गैरीबाल्डी एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के इंसान थे। इन्होंने गणतंत्रवादी और राजतंत्रवादियों में जो है समझौता करने के लिए इनको जाना जाता है। अब देखते हैं सिसिली में विद्रोह कैसे होता है। सिसिली जबकि एक छोटा सा द्वीप है इटली के साउथ में, ठीक है, साउथ वेस्ट में। सिसिली की जनता बर्बर राजवंश से निरंकुश शासन के विरुद्ध थी। वहाँ के देशभक्तों ने गैरीबाल्डी से प्रार्थना की कि वह उनका नेतृत्व करे। गैरीबाल्डी उनकी सहायता के लिए तैयार हो गया, किंतु उसने शर्त रखी कि वे इटली और विक्टर एमेनुएल के नाम पर ही विद्रोह करें। 4 अप्रैल सन 1860 को मसीना के निकट विद्रोह हो गया। यद्यपि आरंभ में विद्रोहियों का कुछ सफलता मिली, लेकिन फ्रांसीसी सेनाओं ने इस उपद्रव को क्रूरता से दबा दिया। इस घटना के बाद गैरीबाल्डी ने सिसिली की मदद को तैयार हो गया। 5 मई सन 1860 में गैरीबाल्डी ने अपने प्रसिद्ध 1000 लाल कुर्ती वाले स्वयंसेवकों के साथ जेनेवा में सिसिली की ओर प्रस्थान किया और 11 मई को गैरीबाल्डी सिसिली द्वीप के पश्चिमी किनारे पर मार्शल पहुंचा। वहां पर इंग्लैंड की सहायता से गैरीबाल्डी के सैनिक सिसिली पर उतर गए और 15 मई को कैल्टाफीवी नामक स्थान पर उसने नेपल्स की सेनाओं को परास्त कर दिया। इसके बाद उसने पेर्रमो पर अधिकार कर लिया। जून के अंत तक सिसिली पर गैरीबाल्डी का अधिकार हो गया। उसने स्वयं को सिसिली का अधिनायक घोषित कर दिया। अब देखते हैं नेपल्स पर अधिकार कैसे होता है, क्योंकि सिसिली के दाहिनी तरफ जो है नेपल्स है, यानी पूरब में। थोड़ी देर के बाद गैरीबाल्डी ने अपनी सेना के साथ 19 अगस्त सन 1860 में नेपल्स पर हमला कर दिया। पहले से ही उसकी स्थिति बेहतर थी, क्योंकि उसे अपार जनसमूह का समर्थन प्राप्त हो गया था। सफलता से उसकी सेना का मनोबल ऊंचा था, लेकिन विरोध में 1 लाख सेना खड़ी थी, जिसमें कुछ असंतुष्ट सैनिक भी थे और वह सैनिक भी आकर गैरीबाल्डी के साथ मिल जाते हैं। नेपोलियन तृतीय गैरीबाल्डी की प्रगति को रोकना चाहता था, लेकिन ब्रिटेन की सहानुभूति कर गैरीबाल्डी ने नेपल्स में आगे बढ़ने का अवसर मिल गया। तो एक तरफ फ्रांस जो है विद्रोह कर रहा था, पर दूसरी तरफ जो है इंग्लैंड इसकी सहायता भी कर रहा था। फ्रांसिस द्वितीय द्वारा गैरीबाल्डी को रोकने के लिए प्रयत्न विफल हुए और उसके सेनापति विद्रोही हो गए। ऐसी स्थिति में शासक जो है नेपल्स छोड़कर गेटा भाग गया, क्योंकि वहाँ पर जो है फ्रांसिस नामक जो है एक राजा था, वो शासन करता था। तो गेटा भाग जाता है। गैरीबाल्डी बिना किसी प्रतिरोध के आगे बढ़ता गया। लोगों ने उसका शानदार स्वागत किया और उसे दूसरा मसीहा मान लिया गया। गैरीबाल्डी ने स्वयं को नेपल्स का अधिनायक फिर से घोषित कर लिया और मैजनी के समर्थक बर्तानी को राज्य का मंत्री नियुक्त कर दिया। तदुपरांत गैरीबाल्डी वेनेसिया और रोम की ओर बढ़ना चाहता था, परंतु यहाँ कुछ दिक्कतें थी, क्योंकि रोम में जो है कैथोलिक धर्म के मानने वाले पोप रहा करते थे, इसलिए वहाँ पर इनको रोक दिया जाता है। इसी समय विक्टर एमेनुएल 7 नवंबर को, जो विक्टर एमेनुएल द्वितीय हैं, 7 नवंबर सन 1860 में गैरीबाल्डी के साथ नेपल्स में प्रवेश किया। इसके बाद नेपल्स के राजमहल में विक्टर एमेनुएल द्वितीय को संयुक्त इटली का शासक घोषित कर दिया जाता है। दक्षिण के राज्यों में इटली के विलय के साथ ही इटली का एकीकरण का तृतीय चरण पूरा होता है और 18 फरवरी सन 1861 को ट्यूरिन में इटली का प्रथम संसद की बैठक होती है, जिसमें वेनेसिया, रोम को छोड़कर समस्त इटली के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे। विक्टर एमेनुएल द्वितीय को इटली की विधिवत शासक स्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रकार सार्डिनिया का राज्य इटली का राज्य हो गया।
संसद में कावूर का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया कि रोम इटली की राजधानी होगी। अब बाद में क्या किया जाता है कि उन्होंने कावूर ने कहा कि रोम जो है इटली की राजधानी होगी, और इसी के साथ जो है इस एकीकरण का जो है यहाँ पर पूरा होता है। अब देखते हैं इटली के एकीकरण का अंतिम चरण कैसे होता है, क्योंकि रोम और वेनेसिया बाकी थे, तो रोम और वेनेसिया को छोड़कर इटली का एकीकरण लगभग पूर्ण हो चुका था। रोम और वेनेसिया का भाग अब अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के साथ जुड़ा हुआ था। इटली का शेष एकीकरण प्रसा के कारण हुआ। अब प्रसा में क्या होता है कि एक युद्ध हो जाता है। कावूर के बाद विक्टर इमैनुअल ने इटली की अधीन लाने में उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। अब उन्होंने कहा कि अगर रोम और वेनेसिया पर हमें आक्रमण करना है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा जिससे कि हमें दिक्कतें होंगी, तो उन्होंने इंतज़ार करना जो है उचित समझा। अब वेनेसिया की प्राप्ति कैसे करते हैं कि ऑस्ट्रिया इटली के एकीकरण के समान जर्मनी के एकीकरण में भी बाधक था। अब ऑस्ट्रिया जो है यही इटली नहीं, वह जर्मनी को भी प्रदान कर रहा था। बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो है इटली का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। अप्रैल सन 1866 में दोनों के बीच संधि होती है, जिसके अनुसार प्रसा के युद्ध में इटली की सैनिक सहायता के बदले वेनेसिया दिलाने का वादा किया जाता है। अब यहाँ पर जर्मनी चाहता है, जर्मनी के जो चांसलर थे बिस्मार्क, वो चाहते थे कि इटली उनकी सहायता करे, जिसके कारण से बाद में वेनेसिया को दिलाने के लिए उन्होंने दिलासा दिया कि जब भी आप हमारा सहायता कीजिए, बाद में हम वेनेसिया के लिए आपके साथ युद्ध करेंगे। 14 जून सन 1866 को प्रसा ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर देता है। इटली ने इस युद्ध में बड़े उत्साह से भाग लिया, किंतु ऑस्ट्रिया से कई स्थानों पर हारना पड़ा। इसके विपरीत 3 जुलाई सन 1866 को प्रसा ने सेडों का युद्ध में ऑस्ट्रिया को निर्णायक पराजय देने में सफलता प्राप्त कर लिया। बिस्मार्क ने प्राग की संधि के द्वारा वेनेसिया इटली को दिलवा दिया। जनमत संग्रह के द्वारा वेनेसिया पर इटली का विलय कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है जनमत संग्रह जो कराना जरूरी है, बिना लोगों के कोई भी काम नहीं हो सकता है। अब देखते हैं एक राज्य रह गया था रोम की प्राप्ति, जो कि इटली की राजधानी बनता है। रोम को छोड़कर संपूर्ण इटली का एकीकरण सन 1866 में पूर्ण हो चुका था। रोम के बिना इटली की स्थिति ऐसी थी जैसे हृदय के बिना शरीर। रोम पोप के अधीन था। रोम में फ्रांसीसी सेनाएं पोप की सुरक्षा के लिए मौजूद थीं। रोम की प्राप्ति का कार्य तब पूर्ण होता है जब प्रसा और फ्रांस के बीच एक युद्ध होता है सन 1870 में। फ्रांस को प्रसा से उलझा देकर विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने रोम पर आक्रमण कर दिया और 20 दिसंबर सन 1870 में रोम को इटली का जो है अधिकार हो जाता है। तो रोम में जो है इटली का अधिकार क्यों होता है? क्योंकि प्रसा और फ्रांस में युद्ध हो जाता है, इसी का फ़ायदा उठाया जाता है। रोम में जनमत संग्रह कराया जाता है, जिसमें 40,000 से अधिक लोगों का मत विक्टर इमैनुअल द्वितीय के पक्ष में जाता है, जबकि पोप के पक्ष में केवल 46 वोट पड़ते हैं। इसके फलस्वरूप रोम इटली में शामिल कर लिया जाता है, उसे संयुक्त इटली की राजधानी बनाया जाता है। 12 जून सन 1871 को विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने संसद का उद्घाटन करते हुए कहा कि जिस कार्य के लिए हमने अपना जीवन भेंट चढ़ा दिया वह आज पूर्ण हो गया, हमारी राष्ट्रीय एकता स्थापित हो गई। तो यहाँ पर जो है एक वक्तव्य देते हैं विक्टर इमैनुअल द्वितीय, और इसके साथ ही इटली का एकीकरण पूर्ण होता है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि यह नोट्स आपको पसंद आया होगा। आप इसको मेहनत से पढ़िए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक जो है प्राप्त कर सकें। तो माना जाता है कि इटली का जो एकीकरण है सन 1815 ईस्वी से लेकर के सन 1870 ईस्वी तक ये चलता रहा। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण थे विक्टर इमैनुअल द्वितीय, कावूर, गैरिबाल्डी और मैजनी। धन्यवाद बच्चों।